बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लियोरामा एकेडमी। इस चैनल पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ख़ास तौर पर इंग्लिश ग्रामर के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा लेसन मिलेंगे, जिनको सुनने के बाद आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है, और अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। आज के इस लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस के यूजेस कौन से हैं, इनकी वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी जरूर डिस्कस करेंगे कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस होता क्या है। द फ्यूचर परफेक्ट पैसिव इज द वर्ब टेंस दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मुस्तकबिल के अंदर किसी मुकर्रर वक्त के ऊपर मुकम्मल किए जाएंगे। उनके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव का इस्तेमाल भी हम उस वक्त करते हैं जब हमारा काम करने वाला बंदा मेंशन ना हो, हमें यह ना पता हो कि काम किया किसने है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें पता है कि हमारा काम करने वाला कौन है तो फिर सबसे पहली बात यह है कि वो हमारा पैसिव टेंस होगा ही नहीं, वो हमारा एक्टिव वॉइस टेंस बन जाएगा। इसकी वर्ब होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस हैं, तमाम के तमाम टेंसेस के अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। बेसिकली ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। पैसिव वॉइस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम नीचे वाले टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब उठाकर ऊपर वाले को दे देते हैं, जैसे कि हमने पिछले अपने पूरे तमाम कोर्स के अंदर किया कि किस तरह पैसिव वॉइस टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशन होती है। अगर आपने बोला ऐसे नहीं सुने हुए, कोर्स को मुकम्मल नहीं किया हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपको प्ले लिस्ट कार्ड ऊपर कॉर्नर में नजर आ रहा होगा, वहां पर जाकर इस लेसन को मुकम्मल जरूर सुने एक दफा। तो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब उठाकर ऊपर फ्यूचर परफेक्ट पैसिव को दे दी, तो ये हमारा क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस बन गया। इसी वजह से आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई भी पैसिव टेंस नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है, हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब उठाकर ऊपर दे दी है, उसके पास अब हेल्पिंग वर्ब बची नहीं। अब हम दो टेंसेस के लिए सेम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसका पैसिव वॉइस टेंस नहीं होता। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल वही है जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव में डिस्कस किया या एक्टिव वॉइस के तमाम फ्यूचर के टेंसेस में हमने डिस्कस किया। यानी कि शैल को हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ लगाएंगे, जबकि बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन लगाएंगे। आई और वी के साथ शैल, बाकी यू, दे, शी, हिट और सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम क्या करेंगे, विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक और बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शेल का इस्तेमाल दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। शेल को इस्तेमाल करना छोड़ दिया गया है। तमाम के तमाम सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ हम विल ही का ही इस्तेमाल होता है अब। लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है जिसका समझना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से आपको यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास चार किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, सादा, मनफी, सवालिया और मनफी सवालिया। अगर हमने सादा जुमला बनाना है यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर्ब, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे आखिर में बाई लगाएंगे और एक्टर लगा देंगे। ये सिर्फ उसी वक्त लगाएंगे बाई एक्टर जब हम अपना फार्मर, अपना डूअर जो है वो शो करवाना चाहते हैं। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद नॉट पुट कर देंगे, बाकी का हमारा तमाम का तमाम स्ट्रक्चर वही रहेगा जो कि सिंपल सेंटेंस के अंदर था, वही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर भी। यहाँ पर देखें कि इन
दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट का डिफरेंस नहीं है मास बाय नॉट के, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगी हुई है, बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं और उसी तरतीब के साथ। और अगर आपने इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बनाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में लगा देते हैं, बाकी हमारा स्ट्रक्चर वही रहता है जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस। इसके अंदर से हमने हेल्पिंग वर्ब को उठाया, शुरू में लगाया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। सबसे आखिर में हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेते हैं और इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट पुट कर देते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब और उसके बाद एट द एंड बाय द एक्टर हम लगा देते हैं। इन तीनों चीजों को, वर्ब को भी और हेल्पिंग वर्ब को भी और सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हम इस एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे द केक विल हैव बीन ईटन बाय द टाइम यू गेट होम। क्या है? द केक विल हैव बीन ईटन। अब इसके अंदर देखें कि सबसे पहले हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है द केक, सिंगुलर है, इसके साथ हमने लगाया विल हैव बीन और उसके साथ हमने क्या लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि पैसिव वॉइस के तमाम टेंसेस के अंदर लगती है। बाय द टाइम यू गेट होम, जब तुम घर पहुंचोगे तो केक खा लिया गया होगा। ठीक है, जिस वक्त तुम घर पहुंचोगे तो केक खा लिया गया होगा, लिहाजा घर जल्दी पहुंच जाना है आपने ताकि आपके लिए केक बन जाए। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारी सिंपल स्टेटमेंट है, नेगेटिव नहीं है ना ही सवालिया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद हमने अपनी वर्ब लगाई और उसके बाद हमने बाई एक्टर आगे लगा दिया। ठीक है, बाय द टाइम यू गेट होम हमारा एक्टर लग गया। तो इस तरह से हमारी सिंपल स्टेटमेंट बन जाती है। अगर हमने इसका नॉट बनाना है तो हम क्या करेंगे, द केक विल नॉट हैव बीन। जब हम कोई भी सवालिया जुमला बनाते हैं या नेगेटिव जुमला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, द केक विल हैव बीन नॉट ईटन, ऐसा नहीं करेंगे, ये जुमला गलत हो जाएगा। हमने अपना नॉट लगाना है विल के बाद। अगर हमने सवालिया जुमला बनाना है तो हम सिर्फ विल ही को उठाकर शुरू पर लेकर आएंगे, हमारा हैज बीन अपनी जगह पर रहेगा। जैसे एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, द केक विल नॉट बीन ईटन बाय द टाइम यू गेट होम। अगर हमने इसी का सवालिया बनाना है तो हम क्या करेंगे, विल शुरू में आएगा, बाकी चीजें अपनी जगह पर। विल द केक हैव बीन ईटन बाय द टाइम यू गेट होम। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। The future perfect passive is often used to describe action that will be completed before some other future events. फ्यूचर परफेक्ट पैसिव ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि फ्यूचर में होने वाले दूसरे कामों से पहले कंप्लीट हो चुके हैं। It can also be used to describe action that will be completed at an indefinite point in the future, but their completion will occur before some other future events. बिल्कुल सेम चीजें हैं दोनों, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दो काम हो रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके अंदर भी दो काम हो रहे हैं। द केक विल हैव बीन ईटन, केक खा लिया गया होगा। कब? एक काम हुआ, द केक खा लिया गया होगा। दूसरा काम क्या है, बाय द टाइम यू गेट होम, जब तुम घर पहुंचते हो। ठीक है, ये दो काम है फ्यूचर के अंदर, जब तुम घर पहुंचोगे तो केक खा लिया होगा। दो काम हो रहे हैं, एक घर पहुंचना और दूसरा केक खाना। इसलिए क्या होगा, फ्यूचर के अंदर स्पेसिफिक टाइम के ऊपर काम मुकम्मल होने वाले कामों के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव का इस्तेमाल करते हैं और ये काम किसी फ्यूचर के अंदर होने वाले दूसरे काम से पहले कंप्लीट होते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप समझते हैं, द पाई विल हैव बीन बेक्ड, पाई बना ली गई होगी, एक काम। बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव, जब मेहमान पहुंचेंगे तो क्या होगा, खा ली गई होगी। देखिए, एक काम है मेहमानों का पहुंचना, दूसरा काम है पाई का पकना। अब ये काम जो है ये फ्यूचर के अंदर एक इनडेफिनेट टाइम के अंदर या डेफिनेट टाइम के अंदर हो रहा है। कब हो रहा है, मेहमानों के पहुंचने से पहले। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 भी है, द ग्रास विल हैव बीन कट बाय द टाइम द पार्टी स्टार्ट्स, पार्टी शुरू होने से पहले घास काट ली गई होगी। द विंडो विल हैव बीन क्लीन बाय द टाइम द विजिटर अराइव्स, विजिटर के आने से पहले विंडो साफ कर ली गई होगी। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ हमारा इसका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है।
अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो, ये कोर्स भी अच्छा लगा हो, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियोस नए किसी कोर्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।